ये वीडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश के बालाघाट का, जहां के कलेक्टर का नाम है गिरीश कुमार मिश्रा। 3 दिसंबर को वोटों की काउंटिंग होनी थी, लेकिन पोस्टल बैलेट को खोल दिया गया। आप सोचिए कि और क्या क्या नहीं किया गया होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैंने इसी तरह यूपी चुनाव से लेकर किस तरह से वहां बीएलओ के जरिए नाम कटवाए गए थे। अखिलेश यादव ने जब ये बयान दिया था तो बवाल कट गया था। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति के नाम पर किस तरह का खेल होता है। अगर यही कोई डीएम गैर सवर्ण डीएम होता, गैर मिश्रा होता, तो क्या होता? और आपको लगता है ये गलती से हुई है? ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। पहली बड़ी खबर ये है। दूसरी बड़ी खबर है टनल। 41 मजदूर फंसे हुए, आज 17वां दिन है। अब सोचिए कि जैसे ही वो सेना, भारत, मैं बार बार कहता हूँ, भारत की सेना दुनिया की सबसे शानदार, सबसे न्यायप्रिय और सबसे ज़्यादा मजबूत सेना है। लेकिन अब इसका भी कोई क्रेडिट लेगा? कोई है जो लगातार मंदिर जाता है या सेना की आड़ में छुपता है? अब इसकी मार्केटिंग शुरू होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सुरक्षित बाहर आए, भले कोई मार्केटिंग करे। और आज तेलंगाना के चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है और आरएस परवीन का जलवा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नमन। सोचिए, ज्योतिबा फूले के जीवन की सारी कहानी बताऊंगा आज एक स्पेशल वीडियो में। वो कोई साधारण आदमी नहीं थे। उनका व्यापार किसी टाटा बिरला से ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उन्होंने जीवन में वो रास्ता चुना जो जीवन इंसान को महान बनाता है। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति समाज के नाम की। जो पुत्र गोद लिया था, उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले और पुत्र यशवंत, प्लेग जब फैला तो उसमें सेवा करते हुए शहीद हो गए। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार में लेख लिखा था कि कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले। उस दौर में उनके पुत्र यशवंत जो डॉक्टर थे, वो उनका देहांत हो गया और माता सावित्रीबाई का भी देहांत हो गया। ऐसे थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। 17,000 करोड़ का टर्नओवर था उनके व्यापार का। बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े टनल, बड़े बड़े जेल, यरवदा जेल, ये सब उन्हीं के कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। फूल बेचने से लेकर क्या क्या तकलीफ़ें नहीं उठाई। इसलिए असली राष्ट्रपिता, आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता। और उन्हीं के विचारों पर चलते हुए साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन लागू किया था। बाबा साहेब ने 3 लोगों को गुरु माना है, कबीर, फूले और तथागत बुद्ध। उन पर एक विशेष वीडियो भी आपको आज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात बालाघाट की। सोचिए, 5 राज्यों का चुनाव है। मैं आपको कह नहीं रहा था कि इस देश में चुनाव आयोग की नाइंसाफ़ी कहिए, बेशर्मी कहिए या बेईमानी कहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि वीवीपैट गिनने में 5 दिन लगेंगे। और इतना इंतज़ार कौन करेगा? हम पुराने ज़माने में चले जाएंगे। और सोचिए, 7 नवंबर को पहले दौर की वोटिंग होती है और लास्ट वोटिंग होगी 30 नवंबर को। नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। मतलब इतने दिन से बैलेट पेपर बैठ के आराम कर रहा है और सबका बैटरी फुल चार्ज निकलेगा। वोटिंग हो गई, 30 दिन से बैटरी रखा हुआ, उसके बाद भी फुल चार्ज बैटरी निकलेगा। वो तमाम सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस पर एक लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, कई अब सोशल मीडिया है, टीवी अखबार है। टीवी अखबार तो दिखाता नहीं, मोबाइल ने कमाल कर दिया है। बालाघाट के डीएम का नाम है गिरीश कुमार मिश्रा। उसने पहले ही बैलेट पेपर खुलवा दिया, जो पोस्टल बैलेट था। सोचिए, पोस्टल बैलेट में 5 से 10,000 वोट होते हैं। एक एक वोट से हार जीत तय होती है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में डेमोक्रेसी की किस तरह से हत्या की जा रही है। चुनाव आयोग इस देश में एक ही बार ईमानदार हुआ। ये जो सो कॉल्ड जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, वो कहता है कि चुनाव आयोग बड़ा ईमानदार था। उसका नाम था TN सेशन, जब लालू यादव को चुनाव हराना था। इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशन ईमानदार हो जाते हैं जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो। लालू यादव को चुनाव हराना था तो TN सेशन ने क्या क्या करामात नहीं किए। मायावती जी के अंबेडकर पार्क बनी थी, उसकी हाथी को ढकवा दिया गया था। और आज सीधे सीधे पोस्टल बैलेट सामने आ रहा है और आप कल्पना कर सकते हैं। और डीएम का नाम है गिरीश कुमार मिश्रा। अगर सोचिए, सोशल मीडिया ना होता, मोबाइल ना होता, और क्या क्या 1 महीने में नहीं होता होगा, आप ही कल्पना कीजिए।
बात रही टनल के मजदूरों की, तो ये बालाघाट को लेकर लगातार बवाल कटा हुआ है। बात रही टनल के मजदूरों की, सोचिए 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं। अब भारतीय सेना को कमांड दिया गया, कहाँ गए वो कर्मकांडी? क्यों नहीं वो मंत्रोच्चारण करके निकाल ले रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, विज्ञान, शौर्य, ताकत और हिम्मत और जज्बा ही उनको जीत दिलाएगा। और मुझे भारत की सेना पर पूरा भरोसा है, वो निकलेंगे, भले उसकी मार्केटिंग प्रधानमंत्री बने करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि वो सुरक्षित बाहर निकल आए, ये सबसे बड़ी खबर है। और मुझे उम्मीद है भारत की सेना पर, भारत के विज्ञान पर, भारत के एनडीआरएफ की टीम पर और तकनीक पर, और वो ज़रूर बाहर आएंगे। दूसरी खबर है, सोचिए वोटिंग का। तेलंगाना में आज प्रचार का आखिरी दिन है और सारी पार्टियां दम लगा रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस के पास अथाह पैसा है, इतना पैसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो मंदिर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान करते हैं, आखिर क्यों नहीं करना चाहिए? कांग्रेस की बपौती सब थोड़ी है, आखिर ये मंदिर की राजनीति की शुरुआत भी कांग्रेस ने ही की है। सबसे पहला भाषण राजीव गांधी ने फैजाबाद में कहा था, राम राज, मोदी जी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस को पनौती, बीजेपी का पप्पू, बहुजन समाज को इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, न पनौती न पप्पू। आपकी राजनीति, आपका वोट स्कूल, अस्पताल, गरीबी, रोजगार, देश की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा, टनल में फंसे लोगों को, मजदूर को कैसे नौकरी मिले, इन सब पर पड़ना चाहिए। और बहुजन समाज को न तो पप्पू में पड़ना चाहिए, न पनौती में पड़ना चाहिए, न मंदिर में पड़ना चाहिए। धर्म के नाम पर बिल्कुल वोट मत दीजिए। प्रधानमंत्री की इस बात के लिए आलोचना हो रही कि वो 7 कैमरे लेकर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही सब कर रहे हैं जो इस देश में नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ने जमकर किया है, नरसिम्हा राव ने जमकर किया है। जिस तरह की मार्केटिंग इन लोगों ने की है, फोटो खिंचवाए हैं, तब टीवी अखबार कम था तो कम प्रचार प्रसार था। तो वही सब कांग्रेस से 10 गुना ज़्यादा मोदी जी कर रहे हैं, तो बवाल कट रहा है। लेकिन अगर आप राजनीति के छात्र हैं या राजनीति के जानकार हैं तो आप देखेंगे कि गरीबों का उपयोग, मंदिर मस्जिद का उपयोग, धर्म का उपयोग कांग्रेस ने जमकर किया है और मोदी जी उसी को ट्रेंड बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल कांग्रेस पर 20 पड़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को आर एस परवीन जैसा नेता चुनना चाहिए जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई का पूरा इंतज़ाम करता है। तो ये बड़ी खबरें हैं। वहीं उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ साहब बड़ा विवादों में हैं आजकल। कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री को इतिहास पुरुष बता रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सोचिए बहुजन समाज कहाँ लहालोट हो रहा है। एक अशोक पांडे इतिहासकार, एक चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण समाज की पत्रकार, मंच ब्राह्मण अपर कास्ट लोगों का, आज तक का सारे पैनलिस्ट उस पर सवर्ण समाज के लोग, कोई पांडे कोई कुछ, और बहुजन समाज एक कांग्रेसी एक बीजेपी वाला, संगीत रागी आपस में लड़ रहे हैं, बहुजन समाज खुश हो रहा है। अरे सर, बाबा साहब को कोट सभी करते हैं जब मजबूरी में फंसते हैं। मैं कह रहा हूँ, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में नेता सारे सवर्ण हुए और मारे गए सारे बहुजन। 3-3 लाख 4-4 लाख बहुजनों की फांसी हुई। तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा का कोई नाम नहीं लेता है, मतादीन भंगी का कोई नाम नहीं लेता है, उदा देवी पासी का कोई नाम नहीं लेता है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में नेता कोई हो सकता है जिनका नाम हुआ हो। भगत सिंह की कुर्बानी को सब सैल्यूट करते हैं, उधम सिंह की कुर्बानी को सब सैल्यूट करते हैं, करना चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या? गांधी नेहरू के लिए जान देने वाले और जेल जाने वाले लोग कौन थे, ये तो पता कीजिए। भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, उनको सैल्यूट है, उनका इतिहास में नाम है, समझ में आता है। उधम सिंह ने महान कुर्बानी दी, उनका नाम इतिहास में, वो भी समझ में आता है। जालियांवाला लोग बाग में मरने वाले लोग कौन थे, पता तो कीजिए। भगत सिंह, उधम सिंह के बाद और चंद्रशेखर आज़ाद के बाद सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिनको शूद्र अछूत बना दिया गया था, उन्होंने दिया है। लाखों करोड़ों लाखों लोगों को फांसी हुई है। तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा, उदा देवी पासी, ये तो कुछ नाम है जो इतिहास में दर्ज हैं थोड़े बहुत। 3-3 लाख लोग जेल भरते थे, 25-25 हज़ार लोग जेल भरते थे गांधी के कहने पर और नेहरू के कहने पर। वो सब दलित, पिछड़े, आदिवासी थे जिनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो बहुजन समाज के लोग, शूद्र अछूत जिनको कहा गया, वो हमेशा से आज़ादी की लड़ाई हो उसमें उनको हमेशा से पर्दे के बाहर रखा गया। तो सोचिए आज भी आप अब आज़ादी के बाद इस तरह की गलतियां ना करें
और वो सवर्ण समाज का मंच है, वो एक कांग्रेसी रहेगा, एक बीजेपी रहेगा। आपको पढ़ाई लिखाई, देश की सुरक्षा, सेना की सैलरी, स्कूल अस्पताल पर वोट देना चाहिए और आपको आर.एस. परवीन जैसा नेता चाहिए। कि ये मिश्रा की जगह कोई गैर सवर्ण या गैर ब्राह्मण डीएम होता तो आज टीवी अखबार वाले क्या करते। और सोचिए ये बैलेट पेपर खुला कैसे, पोस्टल बैलेट, और इससे पता चलता है कि क्या क्या नहीं होता होगा चुनाव जीतने के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी जनाधार वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। लेकिन आर.एस. परवीन ने तेलंगाना में अकेले ऐसी लकीर खींची है जिसका कोई तोड़ नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि इस देश का अंतिम सत्य यही है कि जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले हम शूद्र और अछूत थे, हमें पढ़ने लिखने व्यापार का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिलाया तो रिजर्व सीट पर SC ST के लोगों को पहले अपने नौकर को जिताते थे, जो सवर्ण लोग थे वो अपने नौकरों को जिताते थे, तब कांग्रेस की सरकारें चलती थी। OBC तो कहीं था ही नहीं रेस में, सारे सवर्ण CM PM बनते थे, उनके रिजर्व सीट पर SC ST उनके नौकर होते थे। जब 80-70 का दौर आया, जब जगदेव प्रसाद से लेकर रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग आए, कर्पूरी ठाकुर आए, चौधरी चरण सिंह आए, देवीलाल आए, तब जाकर दलित पिछड़े आदिवासियों का कॉम्बिनेशन बनने लगा तो बूथ लूट होने लगी। उससे भी जाकर जब मान्यवर कांसीराम साहब, लालू यादव का ज़माना आया, मायावती का ज़माना आया, तब कहा गया कि सोनीलाल पटेल का ज़माना आया, करुणानिधि का जमाना, कहा गया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो कांग्रेस EVM लेकर आ गई और आज उस EVM के बहाने लूट हो रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बहुजनों से हमेशा शोषण हुआ है, लेकिन अब डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग कीजिए और जो भी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है उसको बायकॉट कीजिए। सोशल जस्टिस, समाजवाद, डाइवर्सिटी, रिजर्वेशन, पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी के खिलाफ वोट कीजिए और हो सके तो इस देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात हमारे जवानों की सैलरी और सुविधाएं बढ़े, इसके लिए वोट कीजिए और वोट कीजिए ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।